आज की इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो स्मार्टफोन्स की इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और अब असेंबलर भी है। जी हाँ, आज की वीडियो है एयरलिंक कम्युनिकेशन के बारे में। जाहिर है आईपीओ आ रहा है, थोड़ा बहुत एनालिसिस तो बनता है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि स्मार्टफोन्स की मार्केट का ग्रोथ लेवल पाकिस्तान में क्या है। आफ्टर ऑल कंपनीज ग्रोथ डिपेंड ऑन द मार्केट एंड द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट। स्टैटिस्टा के मुताबिक पाकिस्तान में इस टाइम सिर्फ 18% स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जिसका मतलब है तकरीबन 82% अभी भी इस मार्केट में ग्रोथ और पेनिट्रेशन का पोटेंशियल है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार हर बंदे के हाथ में तो मोबाइल होता है, तो ये 18% वाली गेम कहां से आ गई? तो भाई मेरे ज्यादातर पाकिस्तानियों के पास फीचर फोन है, क्योंकि इस वक्त जितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता 2G से 3G और 4G की तरफ स्विच हो रहे हैं। इसीलिए फीचर फोन यूजर्स को भी वक्त गुजरने के साथ स्मार्टफोन की तरफ स्विच होना पड़ेगा। वैसे भी 3G 4G सब्सक्राइबर्स की डिमांड 2015 से 2021 तक 14 मिलियन से 7 गुना बढ़कर तकरीबन 99 मिलियन हो गई है एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग। इसी तरह स्मार्टफोन्स की इंपोर्ट भी 2015 से लेकर 2021 के दरमियान तकरीबन 4 गुना बढ़ गई है। अगर पाकिस्तान में स्मार्टफोन का मार्केट सेगमेंट चेक करें तो पता चलता है कि तकरीबन 71% मिड एंड सेगमेंट है और 21% लो एंड सेगमेंट है। यानी पाकिस्तान में मिडिल क्लास और लोअर क्लास इस टाइम स्मार्टफोन की ग्रोथ का सबसे बड़ा सेगमेंट है। अब जबकि हमने ये अंदाजा लगा ही लिया है कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन का ग्रोथ का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन फिर दिमाग में अगला सवाल आता है कौन से स्मार्टफोन का? स्टैट्स काउंटर के मुताबिक 2021 में स्मार्टफोन का जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो सैमसंग का, जो कि 23.88%। दूसरे नंबर पर आता है ओप्पो जो कि है 13.16% और तीसरे नंबर पर आता है हुआवी यानी 11.05%। यहां पर देखने में तो नजर आता है कि सैमसंग का मार्केट शेयर सबसे बड़ा है, लेकिन सिर्फ 2 साल पहले सैमसंग का 41% मार्केट शेयर था। जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब यह हुआ वक्त गुजरने के साथ सैमसंग ने अपना मार्केट शेयर लूज किया है 41% से सीधा 23.88%। और सैमसंग का मार्केट सेगमेंट कैप्चर करने वाले ब्रांड्स हैं ओप्पो, इन्फिनिक्स, वाइवो, टेक्नो, आईटेल और Xiaomi। सिर्फ लो कॉस्ट होने की वजह से इन मोबाइल्स ने स्मार्टफोन की मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया। वही जो मैंने आपको बताया था कि मिड रेंज और जो लो रेंज मार्केट है इसमें ज्यादा पोटेंशियल है। तो जाहिर सी बात है जब आप लोअर क्लास और मिडिल क्लास को सस्ते स्मार्टफोन्स देंगे जिसके अंदर ऑलमोस्ट सेम फीचर होंगे तो डेफिनेटली वो उसको बाय करेंगे। अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और अपने मार्केट सेगमेंट को दोबारा से कैप्चर करने के लिए सैमसंग ने लकी मोटर्स को पाकिस्तान में मोबाइल फोन असेंबल करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। यानी 2021 में लकी मोटर्स अपना मोबाइल फोन का असेंबली प्लांट लगाएंगे और वो मोबाइल्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बेचेंगे बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। और इससे पहले कि सैमसंग की हरकत में बरकत आती, एयरलिंक कम्युनिकेशन वालों ने अप्रैल 2021 में वैसे ही अपना स्मार्टफोन असेंबली प्लांट लगा लिया है। यानी लो कॉस्ट मोबाइल फोन्स की कीमत और भी कम हो जाएगी, यानी तकरीबन 7,000 रुपए। और इसके बाद मुझे तो डर है कि सैमसंग वाले इस्लामाबाद में धरना ही ना दे दें। इतनी लंबी कहानी सुनने के बाद आप सब सोच रहे होंगे ओ भाई कहना क्या चाहते हो? मेरा मकसद था कि पहले स्मार्टफोन के ग्रोथ पोटेंशियल को देख लें और उसके बाद अगर हम एयरलिंक कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कहानी ज्यादा समझ आएगी। एयरलिंक कम्युनिकेशन का आगाज 2010 में एओपी यानी एसोसिएशंस ऑफ पर्सन के तौर पर होता है और इसी साल एयरलिंक 3G एनेबल्ड एंड्रॉयड टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स पीटीसीएल के साथ मिलकर पाकिस्तान में लॉन्च करती है। 2012 में हुआवी से पार्टनरशिप होती है तो एयरलिंक के अंदर ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, मतलब पैसों वाली ठंडी हवाएं। 2014 में एयरलिंक कम्युनिकेशन अपनी एक प्राइवेट कंपनी बनाती है, लेकिन वो 2018 तक डोरमेंट रहती है और फिर 2018 में एयरलिंक अपने तमाम एओपी के एसेट्स और पार्टनरशिप्स को एयरलिंक कम्युनिकेशन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में स्विच कर देती है। 2019 में एयरलिंक अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना देती है और 2021 में ठीक 2 साल बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए पहुंच जाती है। यहां तक की कहानी जरा बोर थी, मुझे भी लगी, लेकिन चलो आगे चलते हैं। एयरलिंक के पास सैमसंग, हुआवी, टेक्नो, आईटेल, Xiaomi, TCL और एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं। यहां पर एक और चीज बताता जाऊं कि एयरलिंक कम्युनिकेशन के इन कंपनियों के साथ किसी किस्म के कोई एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी कंपनी इन ब्रांड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है और ये कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली ईयरली बेसिस पर रिवाइज होते हैं। इन कंपनीज में से
एप्पल के साथ एयरलिंक का कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है, बल्कि एयरलिंक की जो डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में मौजूद है जिसको एमपी कहते हैं, उसके साथ एयरलिंक का डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। यानी एयरलिंक एप्पल के डिस्ट्रीब्यूटर का डिस्ट्रीब्यूटर है। यानी आओ मिलके खाते हैं। अगर हम एयरलिंक के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इनके पाकिस्तान में तकरीबन 16 हब्स और रीजनल ऑफिसेज हैं, जहां से वो तकरीबन 4000 प्लस रिटेलर्स और 1000 प्लस होलसेलर्स को माल सप्लाई करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एयरलिंक ने स्मार्टफोन को डायरेक्ट कस्टमर्स को भी बेचना शुरू कर दिया, यानी इन्होंने खुद से रिटेल नेटवर्क भी अपना बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने तकरीबन 14 रिटेल आउटलेट्स मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बनाई हैं, और ये जो रिटेल आउटलेट्स थी उन्होंने तकरीबन 2019 में बनाना स्टार्ट की थी, यानी तकरीबन पिछले 2 साल पहले इन लोगों ने अपना रिटेल नेटवर्क स्टार्ट किया था। बाय द वे एयरलिंक कम्युनिकेशन की अपनी एक रिटेल वेबसाइट भी है, जिसको देखकर मुझे समझ नहीं आ रही है वो चल कैसे रही है। एयरलिंक को अपनी रिटेल वेबसाइट पे थोड़ा काम करना चाहिए। कम ऑन प्राचा साहब, इतने पैसे आप कहां लेकर जाएंगे यार, थोड़ा सा अपनी इस वेबसाइट पे लगाएं, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग का है। डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल के बिजनेस में सक्सेस के बाद एयरलिंक कम्युनिकेशन ने अब असेंबली प्लांट में भी अपनी एंट्री मार ली है। यानी ब्रो नॉट कमिंग स्लो। अप्रैल 2021 में एयरलिंक कम्युनिकेशन ने अपना असेंबली प्लांट प्रॉपरली स्टार्ट कर दिया है, और जिसके अंदर इस टाइम आईटेल और टीसीएल के मोबाइल फोन्स असेंबल हो रहे हैं, और इस प्लांट की कैपेसिटी तकरीबन 4 लाख स्मार्टफोन्स पर मंथ बनाने की है। यानी एयरलिंक ने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले स्मार्टफोन असेंबली प्लांट मुतारिफ कराया है। थोड़ी तालियां तो बनती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एयरलिंक कम्युनिकेशन के बाद अब सैमसंग भी पाकिस्तान में जो अपना असेंबली प्लांट लगाने जा रही है, इसका इम्पैक्ट एयरलिंक के ऊपर कैसा आएगा, क्योंकि एयरलिंक के मुताबिक जून 2020 तक एयरलिंक की 50% जो सेल्स हैं वो सैमसंग और एप्पल फोन्स की हैं। अब सैमसंग वाले जो है उन्होंने एयरलिंक के असेंबली प्लांट का भी दौरा किया था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हम यहाँ से भी अपने क्या सैमसंग के मोबाइल्स बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है वो लकी मोटर्स को दिया, क्योंकि लकी मोटर्स ऑलरेडी साउथ कोरियन कंपनी का किया गाड़ियां बना रही हैं, और क्योंकि सैमसंग खुद एक साउथ कोरियन कंपनी है तो इस वजह से वो उस कंपनी पे ट्रस्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर उनके ऑलरेडी कोई ना कोई असेंबली प्लांट बना हुआ है, या उनका कोई मुल्क की कोई कंपनी जो ऑलरेडी उनसे बनवा रही हो, यानी ऑलरेडी ट्रस्ट का फैक्टर जो है वो लकी मोटर्स की तरफ जाता है। इसके साथ साथ लकी मोटर्स का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक वास्ट एक्सपीरियंस है, तो भाई इस वजह से लकी मोटर्स की लॉटरी निकल आई। लेकिन अब मेरा असल कंसर्न ये है कि सैमसंग जिस तरीके से अपनी असेंबली लकी मोटर से करवा रहे हैं किसी दूसरी पार्टी के साथ, तो कहीं अपना डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क या अपनी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन किसी और कंपनी को तो नहीं दे देंगे। खैर इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। पाकिस्तान इंपोर्ट एंड कस्टम्स के मुताबिक पाकिस्तान में स्मार्टफोन की इंपोर्ट का 20 से 25% शेयर एयरलिंक कम्युनिकेशन के पास है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एयरलिंक कम्युनिकेशन का कोई कंपटीशन भी है? तो भाई एयरलिंक कम्युनिकेशन के कॉम्पिटिटर्स हैं मोलर्स एंड फिप्स, यूनाइटेड मोबाइल्स, एडवांस टेलीकॉम एंड येलो स्टोन। तो भाई जिन स्मार्टफोन वेंडर्स के एयरलिंक वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ये जो 4 कॉम्पिटिटर्स हैं इनमें से कोई ना कोई उन वेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो सवाल ये पैदा होता है व्हाट मेक्स एयरलिंक डिफरेंट फ्रॉम देम। मेरी नज़र में एयरलिंक का इतने थोड़े से वक्त में इतनी ज्यादा ग्रोथ हासिल कर लेना, यही उनकी कामयाबी की एक सबसे बड़ी दलील है। इन्वेस्टर के मुंह से पानी टपकता है जब उसको पता चलता है कि इस कंपनी का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR 2015 से लेकर 2020 तक 49% है। जिनको CAGR का नहीं पता उनके लिए बिल्कुल आसान अल्फाज में कि पिछले 5 सालों में ये कंपनी एवरेज एनुअली कितना ग्रोथ करती रही, यानी तकरीबन 49% एवरी ईयर इस कंपनी ने एवरेज में ग्रो किया। और इस रेवेन्यू इंक्रीज का सबसे बड़ा सबूत ये भी है कि 2019 में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ऑफिस ने एयरलिंक कम्युनिकेशन को बेस्ट 5 टैक्स पेयर्स का अवार्ड भी दिया। यानी कमाता है, हुकूमत पे लगाता भी तो है। इसी वजह से एयरलिंक और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी हुकूमत से दरखास्त की है कि किसी तरीके से स्मार्टफोन की ग्रे मार्केट यानी इलीगल स्मगलिंग ऑफ स्मार्टफोन को रोका जाए, क्योंकि इस इलीगल स्मगलिंग से पाकिस्तान को तकरीबन बिलियन रुपीस का नुकसान होता है। इसी वजह से PTA ने DIRBS को इम्प्लीमेंट किया और अब पाकिस्तान में कोई भी स्मगलिंग का मोबाइल नहीं चला सकता। तो अब DIRBS की इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो ग्रे मार्केट का 30 से 35% शेयर है वो भी अब एयरलिंक जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिल जाएगा। इसके अलावा हुकूमत भी अपने जितने प्रोजेक्ट्स बना रही है उसमें लोगों से कह रही है कि आप ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, और स्मार्टफोन यूसेज को प्रमोट कर रही है। और साथ साथ बैंक्स भी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रांचलेस बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, और बैंक्स भी अपने जो सार्फिन हैं उनसे इसी चीज़ का कह रहे हैं कि वो अपने स्मार्टफोन्स के थ्रू
पेमेंट कर सकते हैं, स्मार्टफोन के थ्रू डिफरेंट फीचर्स को अवेल कर सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि अब स्मार्टफोन की फर्दर ग्रोथ होगी, यानी ग्रोथ का एक और सिग्नल। अगर हम एयरलिंक के 2017 से 2020 तक के अकाउंट्स का मुआवजा करें तो पता चलता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने से पहले से ही इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव है और वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 2020 में नेट प्रॉफिट मार्जिन कम आने की वजह कोरोना भी है और 2021 में इंप्रूवमेंट के चांसेस भी मौजूद है। कंपनी की करंट रेशियो भी कंसिस्टेंट है, मगर सिर्फ एक प्रॉब्लम आता है और वो है कैश फ्लो का। कंपनी का कैश साइकिल 70 डेज का है। जून 2020 में कंपनी के एक्सपेक्टेड कैश रिसीवेबल्स 4.7 बिलियन थे और इनमें से 2.7 बिलियन रुपीस वो थे जो कि 90 दिन गुजरने के बाद भी इनको रिसीव नहीं हो सके। अगर आप इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी चेक करें तो आपको नजर आएगा कि कंसिस्टेंटली इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है हमेशा नेगेटिव रहता है। 2021 का पॉजिटिव शो हो रहा है, लेकिन अभी 2021 पूरा गुजरना बाकी है। जब पूरा गुजरेगा तो हो सकता है ये फिर नेगेटिव हो जाए। और आप जानते हैं कि बिलाशुबा कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप स्मार्टफोन को इंपोर्ट करने लगते हैं तो आपको 100% कैश मार्जिन के ऊपर अपनी एलसी खुलवानी पड़ती है, जिसका मतलब यह है कि आपने जब भी स्मार्टफोन इंपोर्ट करने लगेंगे तो आपके पास इनफ कैश होना चाहिए एलसी खुलवाने के लिए। इसी वजह से एयरलिंक अपना आईपीओ लॉन्च करते हुए बता रही है कि ये जो आईपीओ जो लॉन्च होगा इससे जो हमें पैसा आएगा उससे हम अपनी इन्वेंट्री बाय करेंगे। 2019 से पहले क्योंकि एयरलिंक कम्युनिकेशन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं थी, सो इसलिए जो 2019 से पहले का कैश फ्लो है उसके ऊपर फोकस करना इतना मैटर नहीं करता था। मगर अब जबकि कंपनी पब्लिक हो गई है और जो इन्वेस्टर है उसको अपना डिविडेंड भी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी फ्यूचर में अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देने से बचने के लिए अपने नेगेटिव कैश फ्लो का कोई सहारा ले। ज़ाहिर है इससे ईपीएस की वैल्यू के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी जो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कंपनी शरिया कंप्लायंट भी होगी कि नहीं, और क्या ये केएमआई ऑल में इसका एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं। तो इसका जवाब है यस, इट इज शरिया कंप्लायंट बट विद अ वेरी स्मॉल मार्जिन। वैसे अगर आप मेरी ये शरिया कंप्लायंट स्क्रीनिंग क्राइटेरिया की वीडियो देख लें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शरिया कंप्लायंट का स्क्रीनिंग क्राइटेरिया क्या है तो आपको थोड़ा और अंदाजा हो जाएगा। वीडियो ऊपर लिंक में मौजूद है। 16 नवंबर 2020 में जब मुफ्ती असद इस कंपनी का शरिया ऑडिट करते हैं तो पता चलता है सारे क्राइटेरिया तो मीट हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक क्राइटेरिया जो कि इलिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट का है, जिसकी रेशियो 25% सीआई से ऊपर होनी चाहिए, वो पकड़ धकड़ के तकरीबन 25.86% आ रही है। लेकिन दिसंबर 2020 में जब मीज़ान बैंक वाले इसका ऑडिट करके छापते हैं तो उसमें वो ये बताते हैं कि इसकी बाकी सारा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया तो ठीक है, लेकिन यही जो इलिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट्स वाली रेशियो है जो कि 25% से ऊपर होनी चाहिए, वो तकरीबन 24.46% आ रही है, यानी जो एक्सपेक्टेड रेशियो है उससे तकरीबन थोड़ी सी कम। लेकिन फिर भी एयरलिंक को सर्टिफिकेट मिल जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत मार्जिन तो चलता है भाई। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि फ्यूचर में जाके एयरलिंक कम्युनिकेशन को शरिया कंप्लायंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, क्योंकि एयरलिंक ने अपना आईपीओ लॉन्च करना है। और आपको पता है जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने लगती है तो उसकी कोशिश होती है कि तमाम चीजें आईपीओ लॉन्च होने से पहले ठीक हों। मतलब अभी बिस्मिल्लाह पढ़कर शेयर ले लो, बाद में अस्तगफिरुल्लाह भी कर लेना। यू नो पाकिस्तानी वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एयरलिंक अपने टोटल शेयर्स में से 25% यानी 90 मिलियन शेयर्स को ऑफर करेगी और इस 90 मिलियन में से तकरीबन 75% शेयर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 30 और 31 अगस्त में सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा। बाकी 25% शेयर यानी 22.5 मिलियन शेयर्स 6 और 7 सितंबर को जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए दिए जाएंगे। वैसे 6 सितंबर की बड़ी डेट रखी है एयरलिंक वालों, और ये तो वही डेट है जिस दिन पाकिस्तान 1965 की जंग जीता था। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वालों 6 सितंबर को किथे सानू दुश्मन समझकर मरवा ना देना। एयरलिंक वालों ने अपना जो आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं इसकी जो फ्लोर प्राइस रखी है वो है ₹65। लेकिन मुझे एक चीज़ ही समझ नहीं आ रही, उन्होंने इतनी ज़्यादा प्राइस क्यों रखी है, जबकि पिछले साल ही 2020 में जब ये अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रहे थे उस वक्त इन्होंने इसकी जो प्राइस रखी थी वो रखी ₹50। मतलब एक साल में एयरलिंक वालों ने वो कौन से झंडे गाड़ दिए हैं जिसकी वजह से इन्होंने प्राइस ₹15 बढ़ा दी है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ₹50 बिल्कुल ठीक प्राइस थी, स्पेशली आईपीओ लॉन्च करते वक्त। लेकिन एयरलिंक ने एक ऐसी अकलमंदी की है कि जिसकी वजह से हो सकता है इन्वेस्टर ₹65 देने को भी तैयार हो जाए, और वो था इनका अप्रैल 2021 में अपना असेंबली प्लांट का इफ्तिताह, यानी आईपीओ लॉन्च से तकरीबन 4 महीने पहले असेंबली प्लांट को चलाना शुरू कर देना। एयरलिंक वालों बड़े तेज हो भाई। आखिर में इस आईपीओ लॉन्च से पहले कुछ मार्केट वाइब्स भी सुन लें।
आईपीओ लॉन्च से तकरीबन 4 दिन पहले यानी 26 अगस्त को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की प्रेस रिलीज आती है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जनवरी जुलाई 2021 में पाकिस्तान की जो लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो इंपोर्टेड मोबाइल से बढ़ गई है। पीटीए ने अब तक तकरीबन 26 स्मार्टफोन कंपनीज को अलाउ कर दिया कि वो पाकिस्तान में अपना असेंबली प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि मोबाइल फोन इंपोर्ट्स करने के बजाय इसके पाकिस्तान में असेंबली प्लांट लगाए जाएं, ताकि इसकी वजह से पाकिस्तान में जॉब्स भी क्रिएट हों और डॉलर्स के रिजर्व्स भी बेहतर हों। इसीलिए आगे जाकर इंपोर्ट ड्यूटी शायद फर्दर बढ़ाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज पाकिस्तान में अपने मोबाइल्स को असेंबल कर सकें। एयरलिंक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी से पूरे तरीके से फायदा उठाया और इस साल एयरलिंक की पांचों घी में होने के चांसेस हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि और मोबाइल फोन के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्लांट्स पाकिस्तान में लगाएंगे, लेकिन देखते हैं कब तक। टू बी ऑनेस्ट, पीटीए की इस प्रेस रिलीज के बाद एयरलिंक के आईपीओ के और बेटर परफॉर्म करने के चांसेस हैं। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के मुताबिक, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, एयरलिंक कम्युनिकेशन तकरीबन 5.85 बिलियन रेवेन्यू जनरेट करेगा इस आईपीओ की लॉन्च के बाद, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा आईपीओ होगा। तो सवाल ये पैदा होता है, अगर एयरलिंक का पाकिस्तान में सबसे बड़ा आईपीओ होगा तो इससे पहले किसका बड़ा आईपीओ था? तो जनाब 2019 में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च हुआ था वो था इंटरलूप का। इंटरलूप ने इससे 5.025 बिलियन रुपीस जनरेट किए थे, लेकिन उनकी फ्लोर प्राइस वो 45 रुपीस थी। सवाल ये पैदा होता है, इंटरलूप के अंदर ऐसी क्या खूबी थी कि इन्वेस्टर्स ने धड़ाधड़ इसके अंदर इन्वेस्ट किया? तो जनाब, इंटरलूप दुनिया की सबसे बड़ी सॉक्स एक्सपोर्टर कंपनीज में से है और पूरी दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर इसका जो सॉक्स है मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्टिंग के जो शेयर है वो इसका 3.5 से 4% है, यानी पूरी दुनिया का 3.5 से 4% शेयर। इसके अलावा इंटरलूप नाइक, प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, सीके और लिवाइस जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को सॉक्स का माल सप्लाई करती है। इमेजिन करें, एक तरफ वो कंपनी है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स को, दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको माल सप्लाई करती है मैन्युफैक्चरिंग करके, और दूसरी तरफ एक कंपनी एयरलिंक की सूरत में जो बड़ी कंपनीज हैं उनके मोबाइल फोन्स को बेचती है। अगर मैं 2019 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा होता तो मैं डेफिनेटली इंटरलूप का शेयर खरीदता। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादातर कंपनीज वो हैं जो कि या तो अपना माल खुद मैन्युफैक्चर करती हैं, मसलन कार, सीमेंट, फर्टिलाइजर और सॉफ्टवेयर, या वो जमीन से ऑयल निकालती हैं, मसलन ऑयल एंड गैस की कंपनीज हो जाती हैं, या वो कंपनीज फाइनेंस की सूरत में किसी दूसरी कंपनीज को चलने में उसकी मदद करती हैं, मसलन बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज तकरीबन ना होने के बराबर है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एयरलिंक कम्युनिकेशन का अपना कोई खास प्रोडक्ट नहीं है, वो खुद तो कोई प्रोडक्ट नहीं अपना बना रहे या उस अपने प्रोडक्ट को आगे बेच रहे हो, वो बल्कि किसी और कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, और वो जिस कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कंपनी का उनके साथ कोई एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी वो जब चाहें इनको ख़त्म कर सकते हैं, इनको प्रोडक्ट देना, और किसी और के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। इसी तरह ये जिनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके, हो सकता है होलसेलर्स जिसे आप कह सकते हैं, होलसेलर्स हो सकता है इनसे माल लेना छोड़ दें, वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से लेना छोड़ दें, वहाँ पर भी इनके ऊपर एक थ्रेट है। तो ये है मेरी कहने का मतलब कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी कोई कंपनी मौजूद नहीं है जो ये करती हो। इवन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक 2019 में जो टॉप 25 कंपनीज हैं वो ज्यादातर या तो ऑयल रिफाइनरीज हैं, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का ज्यादातर रुझान नहीं होता, क्योंकि एयरलिंक थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि ये अपनी रिटेल के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, और अपने रिटेल की जो यूनिट्स हैं, इन्होंने 14 इन्होंने रिटेल आउटलेट्स खोली हैं, जो कि 2025 तक इनका 150 करने का इरादा है। इसके अलावा ये आप पहले ही जान चुके हैं कि इनका असेंबली प्लांट स्टार्ट हो गया, और इसके अलावा उन्होंने अपने इस असेंबली प्लांट के अंदर सिर्फ 2 मोबाइल्स के ऊपर फोकस नहीं रहना, बल्कि और कंपनीज जो हैं, जितनी भी कंपनीज को यहाँ पे असेंबल कर सकेंगे उन्हें करेंगे, और इसको फिर आगे फर्दर और ज़्यादा अपने असेंबली प्लांट्स भी खोलेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के मोबाइल असेंबली प्लांट्स यहाँ पर हम लेके आ सकें। और यही वजह है कि एयरलिंक का आईपीओ इन्वेस्टर्स को अपनी जानब खींचेगा। अब देखना यह है कि एयरलिंक का जो आईपीओ, जिसकी हाई प्राइस है 65 रुपीज़ की, उसके ऊपर इन्वेस्टर अपना कितना कॉन्फिडेंस शो कराता है। वैसे फाउंडेशन सिक्योरिटी वाले भी अपने इन्वेस्टर्स को ये ईमेल कर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 77.9 रुपीज़ तक इस शेयर को सब्सक्राइब करें, जिसका मतलब यह है कि इस शेयर के 65 रुपीज़ ऊपर जाने के चांसेस हैं। खैर, 31 अगस्त को आपको असल कहानी का पता चलेगा कि इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर ये शेयर फुली सब्सक्राइब ना हुआ तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट ही ना हो पाए,
इसीलिए आपको 31 अगस्त तक इंतजार करना है। अब क्योंकि ये शेयर बहुत यूनिक है और कोई भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह का बिजनेस करने वाला कोई और कंपनी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है थोड़ा बहुत सोच रहा है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए कि ना किया जाए। इसीलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि इसकी प्राइस 65 नहीं बल्कि 50 होनी चाहिए थी, ताकि इन्वेस्टर खुले दिल से इसमें इन्वेस्ट कर सके। खैर, एयरलिंक की जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है वो एक अच्छी कहानी सुनाती हैं, और मेरा ख्याल है जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जैसे यूनाइटेड मोबाइल हो गया या मोलर और फिप्स हो गया, उनको भी चाहिए कि अपना आईपीओ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च करें। अगर 31 अगस्त को इस आईपीओ की प्राइस ₹70 या इससे ऊपर चलेगी तो शायद मैं इस साल इस आईपीओ में इन्वेस्ट ना करूं। आई विल वेट फॉर 1 ईयर। इट इज माई डिसीजन। आप अपनी डिसीजन अपनी कैलकुलेशंस कर लें। अब मसला यह है कि डिस्कस करने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को इतना और लंबा खींचना नहीं चाहता। जितना लंबा इस वीडियो को करता चलूंगा तो मुझे डर है मुझे इसके अंदर 2-3 गाने भी ऐड करने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट में अपना ख्याल भी बताएं, और कोई सजेस्ट करना है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओ मुंडिया, जरा ऑक्टोपस ने पढ़ाई।